अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये आपकी ये वीडियो सीरीज की पार्ट 3 है। और दोस्तों हम बता दें ये आपका पेपर 1 है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर शुरू होगा वो आपका पहला पेपर होगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्त इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो रेड कलर की आपको सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर देना है, तो वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए आपके 2019 पेपर में भी आ चुका है। तो क्या रहा क्वेश्चन कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों देखिए सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से उत्तर करना रहेगा। तो बाल विकास को में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। पहला विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दूसरा बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है दोस्तों आपका सीखने की इच्छा, चौथा पुनर्बलन, पांचवा समय व थकान, छठा है दोस्तों उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, सातवां अभिप्रेरणा, आठवां है सीखने का उचित वातावरण, नौवां है परीक्षण और दसवां अध्यापक की भूमिका, 11वां दोस्तों अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियां। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्वावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं उनका स्वरूप, समय व कारणों व उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं या मैकेनिज्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यदि बालक विकास के अर्थ का विश्लेषण करे तो निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होता है। पहला दोस्तों पॉइंट है आपका बाल विकास एक सकारात्मक विज्ञान है। दूसरा दोस्तों बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक अध्ययन है। तीसरा बिंदु दोस्तों बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। चौथा पॉइंट दोस्तों बाल विकास शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। पांचवा बिंदु दोस्तों बाल विकास अपनी विशेष सामग्री का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षेप लेख लिखिए। क्या आवश्यकता है इसकी ये बताना है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल्य मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उपयोग करना अनिवार्य होता है। इस संदर्भ में एलिस क्रो के विचार को उद्धृत किया जा सकता है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न भी 2019 में आ चुका है। तो क्या है क्वेश्चन कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट आपको करना है। तो बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास का अर्थ है ज्ञान भंडार वृद्धि से है। मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना है जिससे वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित है। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखिए 2019 में आया है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों महत्व देखते हैं इसके। पहला है कि बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकेंगे आप। दूसरा है दोस्तों बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा बिंदु बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। चौथा बिंदु बालक की रुचियों, प्रेरणाओं, ठीक है, और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। पांचवा बिंदु बालकों की, ठीक है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन मतलब 6 बिंदु है आपका, व्यक्तिगत अंतर कर सकेंगे। सातवां विकास प्रासंगिक होगा।
फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए बताइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शिक्षा का स्वरूप। एक बालोद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी बाल विद्यान में बच्चों को कुछ खिलौने या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें फ्रॉबेल ने उपहार कहा है, तथा शिशु गीतों नर्सरी सॉन्ग्स, ठीक है ना, जो सॉन्ग्स आप सुनते हैं ना वही वाले गाने, द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। बालोद्यान का ध्यान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले रही है। मॉन्टेसरी का मूल आधार है कि ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा भी दी जाती है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 अवस्थाएं आपको लिखनी है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। तो देखिए, छठे वर्ष में मानसिक विकास, बालक आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 से 20 गिनती सुना देता है, अखबार पत्रिका में बने चित्रों के नाम बता सकता है। फिर दोस्तों क्या होता है, 7वें वर्ष में मानसिक विकास कैसा होता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है, तमाम वस्तुओं को समानता एवं अंतर बता सकता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इसको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर लिखा ना सिर्फ आपको 2 विशेषताएं देनी थी। तो छठा वर्ष 7वें वर्ष की दी हमने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ आपको बताना है। तो व्यक्तित्व भिन्नता, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। स्किनर के अनुसार दोस्तों क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हमारे दोस्तों क्या है, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ आपको बताने हैं। देखिए, संचार माध्यम के 2 लाभ, पहला दोस्तों आपका ईमेल हो गया। ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों लोगों या अन्य व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों फिर आपका आता है बालक के विकास में, बालक की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। फिर दोस्तों संचार माध्यम में क्या है, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वीडियो को और खुद से पढ़ेंगे तो इसमें दोस्तों आपको क्या रहेगा ना कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कम समय में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। तीसरा दोस्तों आपका है कि समय की बचत होती है। चौथा दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या, जैसे आप अपना फोन लेकर कहीं मार्केट में घूम रहे हैं या घूमने चले गए किसी के अपने दोस्त के यहाँ, अब रात में कुछ नहीं करना है, टाइम फ्री है आप, तो मोबाइल खोलिए पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे तो बुक लेके जाएंगे, कभी कभी होता है कि आप बोर हो रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, ये फायदा आपका। चिंतन के अगला प्रश्न है, देखिए राज के शब्दों में चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। फिर अगला क्वेश्चन, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। फिर बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचारों गोष्ठी विधि आपको बतानी है। तो सम्मेलन एवं विचारों गोष्ठी, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आपका है आईपी पावलोव का सिद्धांत, ठीक है ना, पावलोव का संबंध प्रक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंध सहज क्रिया सिद्धांत, इसको याद रखना आपको, कौन सा है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या आपका संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, सीखने में पठार के 2 प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताना। 2019 का क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सीखने के पठारों का निराकरण, कार्य सीखने की रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर हमारा अगला बिंदु दोस्तों, कार्य सीखने वाले को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम भी देना चाहिए, सीखने के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला प्रश्न आपका, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट आपको करना है। तो चलिए देखते हैं, सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। फिर दोस्तों सोरेंस के शब्दों में क्या है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या आता है, प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिद्वंदिता कभी कभी छात्रों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती है, अतः अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता
का विकास करे तथा उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव न पनपने पाए। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? बीटीसी आप कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप भी चाहते होंगे यार कि हम अपने जो बैच में या अपने क्लास में कम से कम 100 बच्चों की होगी या 50 बच्चों की, तो उसमें हम फर्स्ट आए। तो ये आपका एक कंपटीशन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकों में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताना है। बालकों में विस्मृति कम करने के उपाय: यदि सीखने या याद करने वाली सामग्री अधिक सार्थक, आनंदवर्धक एवं सरल होती है तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। यदि सीखने की विधि उपयुक्त होगी तो विषय सामग्री शीघ्र आप नहीं भूलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, आपको ये बताना है। देखिए, सांवेगिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था या यूनिक स्टेज है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। क्रो और क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। हर लॉक के अनुसार बाल्यावस्था के सामान्य संवेगात्मक प्रतिरूप है भय, चिंता, व्यग्रता, कुष्ठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और प्रफुल्लता। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चे की सामाजिक भावना के विकास को आपको समझाना है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है, इसलिए शिक्षा को सविचार और सप्रयोजन प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन होता रहता है, जिससे वह आने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर सके। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे सामाजिक बनता जाता है। सामाजिक विकास पर लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। देखिए, सामाजिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है और प्रयुक्त भाषा द्वारा ही लोग शिष्ट और सभ्य समझे जाते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास या सामाजिकरण भली भांति किया जा सकता है। इसके लिए परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य और विद्यालय में शिक्षक अपने अध्यापन व व्यक्तिगत व्यक्तित्व द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बच्चे को मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, यह व्याख्या आपको करनी है। तो दोस्तों देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास का कई घटक प्रभावित करते हैं। परिवार, वातावरण, समाज और अन्य परिस्थितियों से संबंधित ये घटक मानसिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। देखिए दोस्तों, पहला आपका आता है वंशानुक्रम। देखिए, हम सीधे बात करते हैं कि गेट्स और अन्य के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है जितना कि वंशानुक्रम संभव बनाता है। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि वंशानुक्रम संभव बनाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है। आप जितना अच्छा इसको बना के लिख सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे आप पारिवारिक वातावरण, ये सब तो चीज आप बढ़िया बनाकर लिख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। आप इसकी हेडिंग्स याद रखेंगे तो भी आप इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, बाल्यावस्था दोस्तों लगभग 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। आप पहले उसको याद रखिएगा, टाइम पीरियड क्या है, 6 से लेकर 12 वर्ष। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। फिर बात आती है यार किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 से 14 वर्ष से होता है, परंतु व्यक्तिगत भेद होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल विभिन्न आयु से आरंभ होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक आपकी मानी गई है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, ये बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला बिंदु क्या है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा बिंदु, बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। चौथा बिंदु, बाल मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सकदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। ठीक ना, समदर्शी। फिर पांचवा बिंदु दोस्तों क्या है, बाल मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। छठा बिंदु दोस्तों हमारा है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत
भिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। देखिए दोस्तों, आप 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन सफिशिएंट होता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में याद रहेगा। कि बाल मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। और 9वां बिंदु दोस्तों, बाल मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीके की जानकारी देता है। और 10वां बिंदु है कि बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि 2 नंबर सफिशिएंट है इतना लिखने पर। आपको याद रखना है कि आपका क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो आपको अपने समय की भी बचत करनी है। 2 घंटे का पेपर, तो 2 नंबर के क्वेश्चन को आप कितना समय देंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, स्पष्ट आपको करना है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में बालक कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से समझ नहीं पाते। शैशव काल में बालक के लिए संसार रहस्यमय होता है। उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं, अतः वह प्रत्येक बात के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली विशेषता, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि होती है। ठीक है, कार्य प्रवृत्ति की न्यूनता और संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न देखिए, 2019 में आ चुका है, इसको देखते हैं। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है, ये आपको बताना है। देखिए, किशोरावस्था में शिक्षक व अभिभावक की भूमिका देखते हैं। किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। यदि शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित है, हंसमुख एवं उत्साहित हो तो बच्चों में छिपी प्रतिभा को जागृत कर सकता है। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। अप्रशिक्षित अयोग्य अध्यापक किशोरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। विद्यालय जाने से कतराते हैं, पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है तथा अच्छे परिणाम नहीं आते। शिक्षक शैक्षणिक व सामाजिक कौशल देने की भूमिका अतिरिक्त अभिभावकों तथा किशोरों के मध्य पीढ़ी अंतराल को कम करने का दायित्व का भी निभा सकते हैं। ठीक है ना। विद्यालय में अभिभावक तथा शिक्षकों के बीच बैठक होनी चाहिए, जिसे दोस्तों आप पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं ना, पीटीएम, जिससे अभिभावक के विचार बच्चों तक मित्रवत ढंग से पहुंचाए जा सके। ठीक है दोस्तों, ये सब आप बढ़िया बना कर लिख सकते हैं, पेपर में 2 नंबर आप पा जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कैसा आ सकता है पेपर में। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। देखिए, किशोरावस्था पूछा जाए तो पहले दोस्तों आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या ये। किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय पर समाप्त होती है। सामान्यतः दोस्तों ये आपकी अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है, किंतु कुछ देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृति, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था में कुछ अंतर पाया जाता है। गर्म देशों के लोग ठंडे देशों की तुलना में जल्दी बालिग हो जाते हैं। बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ बालकों से 2 वर्ष पहले हो जाता है। बालक भावी जीवन में क्या होगा इसका निर्णय काफी हद तक किशोरावस्था में ही हो जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं भाई, क्या क्या विशेषता है। पहला दोस्तों आपका शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, व्यवहार में विभिन्नताएं, काम भावना का विकास होता है, कल्पना का बाहुल्य होता है, विश्व मंगलीय आकर्षण होता है दोस्तों, समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन, आत्मसम्मान की भावना। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देख लेते हैं स्टेनले हाल ने क्या 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 कहा, इसको देखते हैं। किशोरावस्था ठीक है जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं कुछ है ना, तो चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, मानसिक विकास से क्या तात्पर्य आपको ये बताना है। देखिए, मानसिक विकास का से ज्ञान भंडार में वृद्धि से। मानसिक विकास की प्रक्रिया जीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना है जिससे वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने को समायोजित कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विकास, तर्क क्षमता, समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित है। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषताएं लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। दैनिक जीवन में बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कई अर्थों में किया जा सकता है। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, जिनमें बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है। बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। बालक की मानसिक योग्यता पर उसकी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के लिए उसकी मानसिक क्षमता तथा बौद्धिक स्तर को जानना आवश्यक है। अब दोस्तों बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं हम लोग पहले। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है आपकी। बुद्धि अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में चिंतन हम कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में भेद अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों पिंटर के अनुसार क्या बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक आपका होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। इनकी प्रमुख अन्य विशेषता निम्नलिखित है। तो दोस्तों पहले ये लोग कम बोलते हैं, चिंतन बहुत अधिक सोचते हैं, मतलब ये लज्जाशील तथा एकांत प्रिय होते हैं। प्रत्येक कार्य को सोच विचार करते हैं। ये अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं। ये अच्छे लेखक होते हैं किंतु अच्छे वक्ता नहीं। ये हंसी मजाक, निंदा व बेकार की बातचीत नहीं करते हैं। ये अध्ययनशील व मननशील होते हैं तथा आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक, आविष्कारक आदि बनते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अधिगम के क्षेत्र में पियाजे का योगदान आपको बताना है। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। पियाजे के अनुसार बालक को यदि विकासात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 4 स्थितियों से दोस्तों वह गुजरता है। ये चारों स्थितियां स्वयं में बड़ी जटिल हैं और इनमें से प्रत्येक स्थिति के अंतर्गत भी अन्य स्थितियां आती हैं। पियाजे के विचार इन जटिल समस्याओं को विकास की इन स्थितियों में औपचारिक रूप से सुलझाना उस समय तक असंभव सा ही है जब तक कि वह व्यक्ति विकास की पूर्व स्थितियों से गुजरा ना हो। प्रौढ़ावस्था में बुद्धि का जो स्वरूप दिखाई देता है वह इन्हीं विभिन्न परिस्थितियों से गुजरा होता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। इसकी कुल 4 आपकी स्थितियां बताई गई। पूर्व संक्रिया काल, ठीक है दोस्तों, आयु 2 से लेकर 7 साल तक बालक अपने ही ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस आयु की उत्तरावस्था में बालक स्व निर्णय भी लेने लगता है, परंतु उसके निर्णय दृश्य विधानों से संबंधित ज्ञान से संबंधित अधिक होते हैं और धनात्मक ज्ञान से संबंधित बहुत ही कम या नहीं के बराबर। व्यक्तिगत भिन्नता से क्या तात्पर्य है दोस्तों ये बताना है। तो इसका अर्थ पहले देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कोई भी दो व्यक्ति समस्त दृष्टिकोण से एक दूसरे से मिलते नहीं है। उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो उसे दूसरे से अलग प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती है। व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा गतिवाही दशाओं में भिन्न होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कल्पना से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो चलिए इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं कि कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिससे विगत अनुभव के या उनके वस्तुओं के जो हमारे सामने नहीं होती है नए रूप से संगठित करके उनका पुनः स्मरण करते हैं। अतः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप से मानसिक चित्रण ही कल्पना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखना से आपका क्या तात्पर्य है। अनुकरण से आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य को अनुकरण न करके अपने से योग्य व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है। बालक प्रायः अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण दोस्तों आपको 2 प्रकार का होता है। पहला एक तो अनजाने में, दूसरा होता है आपका जानबूझकर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने से तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है। देखिए इस नियम का अभिप्राय है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इसी संदर्भ में भाटिया का कथन है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, थकान से आप क्या समझते हैं। देखिए थकान निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो आपकी मानसिक थकान, अधिक देर तक मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क थक जाता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता, अवधान का केंद्रीकरण नहीं हो पाता तथा
चिंतन व अवबोध की शक्ति मंद पड़ जाती है। यही अवस्था आपकी दोस्तों मानसिक थकान कहलाती है। एक दूसरा होगा आपका दोस्तों शारीरिक थकान। शारीरिक थकान वह अवस्था है जब शरीर के कार्य करने की क्षमता कम रह जाती है, शरीर के विभिन्न काम शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति विश्राम करने के लिए बहुत इच्छुक हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक थकान एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक कार्य में थोड़ी बहुत शारीरिक एवं मानसिक थकान अवश्य आती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। देखिए, हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को करते हुए सीखते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम स्वयं अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कोहलर ने लिखा है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान है। सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। देखिए, सीखना और परिपक्वता आपस में संबंधित है। ये दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत संबंधित तथा मिले जुले हैं। उनको पृथक करके देखना कठिन है। परिपक्वता व्यक्ति की एक स्वाभाविक अभिवृद्धि है। यह किसी विशिष्ट परिस्थितियों के अभाव में ही अवनरत रूप से चलती रहती है। बालक की परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उनमें यह अभिवृद्धि अवश्य होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परिपक्वता एक सत्य है। परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। अतः यह आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता के स्तर को ध्यान रखा जाए। किसी क्रिया का में अभ्यास जिसका परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, प्रभावशाली वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, ये बताना है। देखिए, सृजनात्मकता का उदय बाल्यावस्था में हो जाता है। सर्वप्रथम बालकों के खेल में इसकी अभिव्यक्ति होती है। बालकों की आयु वृद्धि के साथ यह खेल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है। डेनिस व लेहमैन ने बताया कि सृजनात्मकता लगभग 10 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। इसके बाद या तो यह स्थिर होती है या इसमें अवनति प्रारंभ हो जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बालकों में सृजनात्मकता विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन से वो आवश्यक पॉइंट्स आपके। पहला कि बालकों को अपनी जिज्ञासा के संतुष्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। बालकों में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु दोस्तों, बालकों के पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, बालकों को टूटे फूटे खिलौने तथा साधन उपलब्ध कराएं जिससे बालकों को सृजनात्मकता के विकास के लिए साधन उपलब्ध हो सके। पांचवा पॉइंट दोस्तों, परिवार और विद्यालय में बालकों के लिए कठोर और प्रभुत्वशील वातावरण नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट, बालकों को ज्ञान अर्जित करने के जितने अधिक अवसर होते हैं, बालकों की सृजनात्मकता का विकास उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या विशेषता है, ये बताना है। तो दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं, आशावादी होते हैं, ये दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों ये होता है, ये चिंता मुक्त होते हैं, इनका ध्येय आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना होता है। ये अहमवादी और अनियंत्रित भी होते हैं, यह व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, राजनीतिक व व्यापारिक नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी आदि बनते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, ये बताना है। देखिए, शिक्षा में कल्पना का विशेष महत्व है। बालकों में कल्पना के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित बातों का दोस्तों ध्यान देना आवश्यक है। पहले दोस्तों होगा आपका ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण प्रतिमाओं के निर्माण में काफी सहायक होता है और प्रतिमाओं से ही कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसलिए अध्यापकों और अभिभावकों को चाहिए कि बालकों को ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अवसर उपलब्ध कराएं। फिर भाषा विकास, कल्पना के विकास के लिए दोस्तों भाषा का विकास अत्यंत आवश्यक है। भाषा के बिना उचित रूप से कल्पना करना असंभव है। तीसरा दोस्तों कहानी सुनाना, कहानी की कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहानियां सरल, सुंदर और अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए। फ्रॉबेल ले अपनी शिक्षण पद्धति में कहानियों को विशेष महत्व दिया है। फिर दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है, अभिनय के लिए प्रोत्साहन। कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए कभी कभी छोटी छोटी कहानियों पर अभिनय करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बालक अपने उस पात्र की कल्पना करता है जिसका वह अभिनय करता है। इस प्रकार अभिनय से भी कल्पना का विकास होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इसको देखते हैं। बालक विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव। देखिए, मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है। पहला दोस्तों आपका बिंदु आता है जैसे
की मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों पर प्रभाव का साधन, ठीक है ना, का प्रभाव का प्रधान कारण वंशानुक्रम है। दूसरा बिंदु दोस्तों शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। कार्ल पियर्सन ने बताया कि वंशानुक्रम के कारण शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा दोस्तों आपका आता है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। कैटल ने बताया कि व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव वंशानुक्रम के कारण पड़ता है। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विंसिप का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। पांचवा दोस्तों बिंदु चरित्र पर प्रभाव। डंग डेल का मत है कि चरित्रवान माता पिता की संतानों चरित्रवान और चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन ही होती हैं। बुद्धि पर प्रभाव। गोडार्ट का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान क्या होती है, तीव्र बुद्धि वाली होती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कोलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं आपको लिखनी है। देखिए शिक्षा में सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है, पहला पॉइंट। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा दोस्तों यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए लाभप्रद है। चौथा बिंदु दोस्तों यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करने का ज्ञान, ठीक है ना, स्वयं खोज ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों यह सिद्धांत बालकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि सीखने के पठार का क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए सीखने का पठार का कारण। ठीक है दोस्तों, सीखने के पठार के बनने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। जब छात्र रुचि में कमी आ जाती है तो उत्साह कम हो जाता है, फलस्वरूप उसका सीखना रुक जाता है। ज्ञान की एक सीमा है जहां पर छात्र पहुंचकर रुक जाता है। सीखने में अनुचित विधियों का प्रयोग करने, ठीक है दोस्तों, प्रयोग सीखने की उन्नति को रोक देती है जिससे पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा पॉइंट दोस्तों कार्य की जटिलता भी सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालती है, परिणाम स्वरूप पठार बन जाते हैं। पांचवा दोस्तों पॉइंट है कि किसी कार्य को एक निश्चित सीमा तक ही सीखा जा सकता है, इस सीमा के पश्चात पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि स्मृति के प्रभावी कारकों का आपको उल्लेख करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं व्यक्ति की सफलता का मुख्य आधार क्या है। देखिए अच्छी स्मृति होना, व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं को स्मरण कर वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाता है। स्काउट ने अच्छी स्मृति के अग्रलिखित लक्षणों को बताया। पहला दोस्तों बताया कि शीघ्र सीखना या अधिगम। अच्छी स्मृति की पहली विशेषता शीघ्र सीखना या याद होना है। जो बालक या व्यक्ति किसी बात को एक बार पढ़कर या सुनकर सीख जाता है या याद कर लेता है उसकी अच्छी स्मृति दोस्तों समझी जाती है। दूसरा उत्तम धारण शक्ति। अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता है बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिन तक याद रखना। जो बालक या व्यक्ति की किसी सीखी हुई याद हुई बात को जितने अधिक समय तक स्मरण रख सकता है उसकी दोस्तों स्मृति उतनी ही अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों शीघ्र या पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति का तीसरा गुण है कि शीघ्र पुनः स्मरण। जिस बालक या व्यक्ति को किसी सीखी हुई या याद की हुई शीघ्र बात याद आ जाती है तो उसकी दोस्तों स्मृति क्या होती है, अच्छी होती है। फिर दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट क्या है, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान। देखिए अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण ही नहीं वरन किसी बात को शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचान भी आवश्यक है। जब तक पुनः स्मरण की बातों या विचारों को शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान नहीं लेते हैं तब तक कार्य में सफलता में नहीं मिल पाती। पांचवा दोस्तों पॉइंट क्या हमारा, अनावश्यक बातों का विस्मरण मतलब भूल जाना। अच्छी स्मृतियों की पांचवी विशेषता है कि अनावश्यक या व्यर्थ की बातों को भूल जाना। जो बालक या व्यर्थ की बातों को भूल जाता है और उपयोगी बातों को याद रखता है उसकी स्मृति हमें अच्छी समझते हैं। छठा पॉइंट दोस्तों क्या आपका, उपादेयता। अच्छी स्मृति की छठी और अंतिम विशेषता है उपादेयता। इसके अनुसार अच्छी स्मृति वही होती है जो समय पर उपयोग सिद्ध हो। जी हाँ दोस्तों, आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आप उसका यूज ना कर पाने से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों सिद्धांत का अर्थ, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के संदर्भ में पावलोव ने बताया कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। यह भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है और कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया है। पर यदि अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी तो इसे संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों प्रयोग क्या था कि पावलोव ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेतु अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, उसके बाद भोजन न देकर घंटी बजाई तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसको भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। ठीक दोस्तों, पावलोव की संबंध
प्रतिक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर का कथन है कि आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, जिस पर सीखना निर्भर करता है। तो दोस्तों अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। कि देखिए, अवधान और अभिरुचि का घनिष्ठ संबंध है। जिन वस्तुओं से हमारी रुचि होती है, अवधान उसी में केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान आपका, अभिरुचि एक मानसिक संरचना है और ध्यान एक मानसिक क्रिया है। इन दोनों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं कि अवधान अभिरुचि पर आधारित है, अभिरुचि अवधान पर आधारित है। यह अभिरुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, रुचि और ध्यान का मतलब यही था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा था कि स्मृति को परिभाषित आपको करना है। स्मृति एक सामान्य पद है जिसमें भूतकाल की अनुभूति एकत्रित रहती है। जनसाधारण को मोबाइल में पढ़ने वाली मेमोरी कार्ड से स्मृति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मेमोरी कार्ड में बहुत सी ऑडियो वीडियो क्लिप को संग्रहित किया जाता है। मेमोरी कार्ड की अपनी निर्धारित संग्रहण क्षमता होती है। मेमोरी कार्ड की क्षमता पूर्ण हो जाने पर नई सामग्री को संग्रहित करने के लिए पुरानी सामग्री का विलोपन या डिलीट करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार मानव स्मृति का भी व्याख्या की जा सकती है। मानव स्मृति की भी क्षमता सीमित होती है और इसके दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और जिसे हम दोस्तों स्मरण कहते हैं, और नकारात्मक पक्ष जिसे हम विस्मरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मरण से तात्पर्य है कि स्मृति में संग्रहित किसी वस्तु को याद करने से, जबकि विस्मरण का मतलब है दोस्तों संग्रहित विषय वस्तु को याद करने की असमर्थता से। फिर दोस्तों हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो दोस्तों इसके चलिए प्रकार देखते हैं। पहला होता है तत्कालिक स्मृति, दूसरा स्थायी और तीसरा होता है व्यक्तिगत स्मृति। चौथा होता है दोस्तों व्यक्तिगत स्मृति, पांचवा सक्रिय स्मृति, छठा निष्क्रिय स्मृति, सातवां यांत्रिक स्मृति, आठवां तार्किक स्मृति, नौवां है आदत स्मृति और दसवां है इंद्रिय अनुभव स्मृति, 11वां दोस्तों शारीरिक स्मृति, 12वां आपका वास्तविक स्मृति। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय आपको सुझाना है। तो दोस्तों पहला है कि विषय सामग्री का अभ्यास या आवृत्ति कराकर बार बार पढ़ाएंगे। ठीक है, रुचि का विकास करके, भय मुक्त करके, सीखने या दोषपूर्ण विधि में सुधार करके, पुनरावृत्ति का अभ्यास कराकर, और स्मृति आयु पर निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं ये बताना। देखिए, सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वाचन और पूर्वानुमान से संबंधित रखती है। ठीक है, संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। देखिए, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का क्या था, इसको देखना है। द्विखंडन सिद्धांत, टू फैक्टर, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्क्वियरमैन है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार की बुद्धि होती है हर एक व्यक्ति में, एक सामान्य होती है और दूसरी विशिष्ट बुद्धि। इस जी और एस एक दो देखिए, आपका जनरल इंटेलिजेंस है आपका एक स्पेसिफिक। तो दोस्तों मतलब इस सामान्य और विशिष्ट या जीएस थ्योरी भी कहते हैं। स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। विशिष्ट योग्यता का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है, वे योग्यताएं अर्जित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, अमूर्त बुद्धि से क्या आता है ये आपको बताना है। देखिए, मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने बुद्धि की कई शक्तियों का समूह मानते हुए बुद्धि को निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और तीसरा दोस्तों गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि क्या, इसको देखते हैं दोस्तों। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने में, संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषय में को समझाने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी है ये बताना है। तो देखिए, आत्मनिष्ठ की विधि में दोस्तों हो जाएगा आपका पहला दोस्तों जैसे जीवन इतिहास विधि हो जाएगा, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा हो जाएगा आपका साक्षात्कार विधि, चौथा होगा आत्मलेखन, ठीक है, आत्मकथा लेखन विधि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन थी ये बताना है। तो ये तो क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला दोस्तों हुआ प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, तीसरा रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा है कहानी पूर्ति परीक्षण। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। देखिए, आलपोर्ट के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सीखने के सामूहिक विधियां कौन कौन सी है। तो इसलिए देखते हैं दोस्तों सामूहिक विधियां। पहला वाद विवाद विधि, दूसरा सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधियां, तीसरा दोस्तों कार्यशाला विधि, चौथा प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधियां।
इन विधियों में छात्र अपनी रुचि, ज्ञान एवं क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। सीखने में प्रेरणा का महत्व, प्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरणाहीन व्यक्ति सीखने में रुचि नहीं लेता। सीखने में प्रेरणा का महत्व इस प्रकार है। पहला दोस्तों बिंदु आता है बाल व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित एवं परिवर्तित कर सकता है। दूसरा चरित्र निर्माण में सहायक होता है। आपको दोस्तों देखिए, शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके चरित्र निर्माण में सहायता कर सकता है। फिर दोस्तों होता है आपका तीसरा बिंदु ध्यान केंद्रित करने में सहायता। ये सब देखिए याद कर लीजिए बिंदु, इसको अपने मन से आप लिख सकते हैं कि मानसिक विकास में सहायक होता है। पांचवा रुचि में विकास, ठीक है ना, रुचि का विकास। तो ये अपने मन से लिख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको हेडिंग याद रहेगी तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कथन देख लेते हैं कि थॉमस का कथन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है दोस्तों, और क्रो का क्या कथन था, अभिप्रेरक छात्रों को सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहित करते हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है कि रुचि का अधिगम में क्या महत्व, ये बताना है। तो रुचि का अधिगम में महत्व, ध्यान, रुचि तथा अधिगम का घनिष्ठ संबंध है। ध्यान और रुचि के बिना अधिगम का कार्य सफलतापूर्वक सफल नहीं हो सकता। ध्यान, रुचि व अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम में ध्यान केंद्रित करने के लिए छात्रों में रुचि का होना भी आवश्यक है। अधिगम की दृष्टि से रुचि संबंधित ज्ञान निम्नांकित दृष्टि में सहायक होता है। दोस्तों देखिए पहला बिंदु क्या है, बालकों की रुचि का अध्ययन करके उपयुक्त अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके लिए अन्य शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु दोस्तों, बालकों की अभिरुचि के अनुसार ही सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था की रुचियां भिन्न भिन्न होती है, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों बिंदु क्या, व्यक्तित्व भिन्नता के कारण सभी बालक समान रुचि नहीं रखते, अतः उनकी रुचि का अध्ययन करके ही शिक्षा देने में सफलता मिलती है। चौथा बिंदु दोस्तों, एक ही प्रकार की शिक्षण विधि से सभी बालक को शिक्षा देना हितकर नहीं होता। बालक की अवस्था एवं आवश्यकता अनुसार उनकी रुचि को ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। पांचवा दोस्तों पॉइंट है, बालकों की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके ही अनुशासन स्थापित करने की उपयुक्त विधियों एवं उपयोगों का अनुसरण किया जा सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि अधिगम के क्षेत्र में रुचि का अत्यधिक महत्व है। रुचि के बिना अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है उससे अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा हमारा, बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां तथा अधिगम में उनका महत्व बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या विधियां हो सकती है। पहला दोस्तों बिंदु सीधे देखते हैं, कोई भी विषय पढ़ाते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है। बच्चों की कठिनाई का निवारण सरलता से करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान एवं रुचि केंद्रित न होने पर किसी अन्य मनोरंजन खेल द्वारा ध्यान को हमें आकर्षित करना चाहिए। चौथा कि जहां तक संभव हो विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करें, इससे पाठ रोचक बनता है। पांचवा दोस्तों, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः शिशुओं के लिए खेल विधि, बालकों के लिए कार्य विधि, किशोरों के लिए दोस्तों समाधान विधि और युवकों के लिए व्याख्यान, तर्क एवं वाद विवाद विधियां अच्छी रहती हैं। 6 नंबर पॉइंट है, प्रत्येक पाठ का प्रयोजन होना चाहिए। जब बच्चे पाठ की उपयोगिता समझ जाते हैं तो वे अपनी इच्छा से कार्य करने में तत्पर होते हैं। 7वां बिंदु दोस्तों, अध्यापक की सफलता का मूलाधार बालक की रुचि ही है। रुचि पैदा होने पर उद्देश्य की पूर्ति स्वयं हो जाती है। 8वां बिंदु दोस्तों, शिक्षण के साथ साथ बच्चे को उनके परिवेश एवं नई नई चीजों का भी जानकारी देना चाहिए। 9वां पॉइंट है दोस्तों, रुचि के महत्व के साथ उनके विगत अनुभव का प्रसंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा दोस्तों देख रहे होंगे कितने पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, 18 पॉइंट। लेकिन अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके लिए दोस्तों कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप लोग 10 पॉइंट ही आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है ना, उससे ज्यादा लिखना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि 2 ही नंबर तो आपको मिलेगा। और 10वां पॉइंट है दोस्तों, कठिन और नीरस विषय को सरल एवं रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करें। 11वां की कक्षा में बच्चों से अधिक सहभागिता कराएं। ठीक दोस्तों, तो और 14वां देख लेते, थकान होने पर बच्चे को पूर्ण आराम भी देना चाहिए। बच्चा कोई थक गया तो ये थोड़ी नहीं है ज्यादा काम। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे सफिशियंट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, बुद्धि परीक्षण का क्या अर्थ है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, बुद्धि परीक्षण किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो दोस्तों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में दोस्तों आता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बीने ने किया था।
फिर दोस्तों दूसरा आता है आपका कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा के एक समय में अनेक व्यक्तियों से ली जा सकती है। इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुई। कारण यह था कि सरकार मनुष्य की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिकों, अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। देखिए, व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो स्वरूप हो सकते हैं, दो रूप, भाषात्मक और क्रियात्मक। भाषात्मक परीक्षण में दोस्तों इसमें भाषा के प्रयोग द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने का कितना ज्ञान है। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके दोनों होते हैं। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अंक गणित के प्रश्न होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी या विलोम शब्द, बेतरतीब शब्दों के तरतीब या क्रम में लिखना। अब दोस्तों फिर बात आती है आपकी क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता है। देखिए, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखने नहीं जानते। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्या पूर्ण कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। यथा चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना। दोस्तों पजल गेम आपने खेला होगा ना। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना। तीसरा, तिकोनी, चौकोर व गोल वस्तुओं को देखकर आकृति को पूरा करना। चौथा बिंदु दोस्तों, भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम आपको बताने। तो दोस्तों पहला होगा आपका व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण दोस्तों बिने साइमल स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल में। फिर दोस्तों व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण में पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और विश्लेषण वैल्यू टेस्ट। फिर दोस्तों आता है कि सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में क्या आता है, आर्मी अल्फा टेस्ट या दोस्तों आपका सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। फिर दोस्तों सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता सिद्ध करिए। ठीक है ना, क्या उपयोगिता है इसको दोस्तों देखते हैं। सीधे बात पर आते हैं हम लोग कि सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में हम कर सकते हैं, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कराने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण कराने में, राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में। कल्पना के दोस्तों प्रकारों को वर्गीकरण करना है। तो कल्पना के दोस्तों निम्नलिखित प्रकार हैं। मैकडूगल ने कल्पना के कुछ प्रकार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। सृजनात्मक कल्पना, इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि कविता, लेखक लेखन करता है। आदानात्मक कल्पना, बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। फिर दोस्तों आपका आता है कार्य साधक कल्पना, ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार दोस्तों कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक है। तो दोस्तों चौथा बिंदु हमारा क्या रहा है, रसात्मक कल्पना। तो इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी हम कहते हैं। इसके दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका हो गया कलात्मक कल्पना, दूसरा हो गया दोस्तों आपका मनोराज्यमयी कल्पना। तो कलात्मक में क्या क्या आता है, नाटक, कविता, कहानी, चित्र आदि इसी कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। एक लेखक अपनी कृति की रचना इसी कल्पना के आधार पर करता है। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु यही था आपका कि इसी कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगे में गोते लगाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि कल्पना विकास पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अनेक मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि कल्पना का विकास बालक में उस समय से शुरू हो जाता है जब उसे अपने भाषा का विकास शुरू होता है। ठीक है ना, उसमें भाषा का विकास मतलब शुरू होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों की कल्पना का विकास बहुत धीमी गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे पियाजे का विचार है कि बालक में प्रारंभ में पुनरुत्पादक कल्पना पाई जाती है। बालक में कल्पना का विकास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें प्रतिमाओं का विकास होता जाता है। उसमें इन प्रतिमाओं को संरचित बौद्धिक कार्यों में संगठित करने की योग्यता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप इसको बढ़िया से बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बड़ा से लिखा है तो आप बना के लिखिए क्योंकि आपको 2 नंबर ही मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि चिंतन के साधनों का उल्लेख आपको करना है। तो दोस्तों चिंतन के उपकरण या साधन, चिंतन प्रक्रिया के आधार पर स्तंभ या उपकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर अग्रलिखित में प्रस्तुत किया है। पहला दोस्तों पॉइंट आता है आपका प्रतिमाएं। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है।
इसीलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि के नाम से नाम देते हैं। प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति या विचार से निर्मित होती हैं। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। दूसरा बिंदु दोस्तों हमारा क्या रहा, दूसरा पॉइंट इसको देखते हैं, प्रत्यय। देखिए चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। यथा हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय उभर आते हैं और संपूर्ण ज्ञान का आभास होने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतीक एवं चिन्ह। तो प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखिए गणित में आपने देखा होगा प्लस वाला गुणा का चिन्ह, देखते दोस्तों आप समझ जाते हैं ना, यहाँ पर ये चिन्ह होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है जोड़। तो आपको अगर ये नहीं लिखा है कि जोड़ना है तो भी दोस्तों आप इस चिन्ह को देख के समझ जाएंगे। अगर लिखा है 5 + 2, इसका मतलब दोस्तों ये नहीं लिखा होगा कि आगे जोड़िए कुछ करिए, तो आप समझ जाएंगे इसको जोड़ के हमें 7 लिखना है। तो बस वही चीज है। फिर बात आती है दोस्तों हमारा अगला बिंदु भाषा। तो भाषा के पीछे चिंतन शक्ति का होना बतलाया गया है। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है, यथा मुस्कुराना, भौं चढ़ाना एवं अंगूठा दिखाना आदि। ठीक है ना। फिर अगला दोस्तों पॉइंट आता है हमारा सूत्र। हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चिंतन के प्रकारों को लेकर ये। तो दोस्तों चिंतन के प्रकार देखते हैं। इसको देखिए 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला दोस्तों आता है कि प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है ना। देखिए यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उनके संबंध में जो चिंतन होता है दोस्तों वो प्रत्याशात्मक चिंतन कहलाता है। फिर दोस्तों अगला बिंदु आता है हमारा कल्पनात्मक चिंतन। ठीक है, कल्पनात्मक, जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इसके अभाव में इसकी मानसिक प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। फिर दोस्तों आपका आता है तीसरा बिंदु, प्रत्यात्मक चिंतन। तो देखिए यह उच्च प्रकार का चिंतन है। इसमें बालक में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण शुरू होता है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक प्रत्यात्मक चिंतन पाया जाता है। ऐसा चिंतन विचारात्मक चिंतन कहलाता है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। इन प्रत्ययों से संबंधित चिंतन भी प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। फिर दोस्तों चौथा बिंदु इंपॉर्टेंट है, तार्किक चिंतन। यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च स्तर का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जी हाँ दोस्तों, तर्क वितर्क आप तो करते ही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, आगमन एवं निगमन को तर्क को समझाना है। यह निगमन तर्क के उदाहरणों को आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों चलिए दोनों देख लेंगे, आगमन तर्क और निगमन तर्क। पहले आगमन, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। यथा जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब उसके रोने के कारणों को खोजकर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भूख के कारण वह रो रहा होगा। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। अब दोस्तों निगमन तर्क का मतलब क्या होता है कि इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करते हैं। यथा माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है कि वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। देखिए निष्कर्षतः यह दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कहीं जाने वाली एक क्रिया के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं हैं। फिर अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, तर्क को विकसित करने की विधि आपको बतानी है। या दोस्तों क्या स्वाभाविकता द्वारा तर्क का विकास संभव, ये बताना है। तो चलिए इसके विकास की विधियां देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है दृढ़ निश्चय। शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सकें। दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार है। दूसरा पॉइंट है हमारे दोस्तों स्वाभाविकता का विकास। देखिए बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी राय स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न रायों से एक राय समस्या का समाधान करती है जो बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है।
विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को अधिक उपयुक्त बताया है। अभी दोस्तों हमने देखा था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के अधिगम, ठीक है ना, मुख्य नियम बताइए। तो सीखने के दोस्तों सीखने के मुख्य नियम इस प्रकार है। पहला दोस्तों आता है आपका तत्परता का नियम। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो उसे तत्परता के कारण उसको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है, काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की दशा में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है और प्राय यह खींच, ठीक है दोस्तों, उठता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है हमारा अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य क्या होता है? अभ्यास कुशलता बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हमें उसे सरलता पूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। यदि हम किसी सीखने हेतु, ठीक है दोस्तों, हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते, जैसे हमने किसी कार्य, समझिए इस पॉइंट को क्या लिखा है यहाँ पर, कि यदि हम किसी सीखने हुए, ठीक, कार्य का अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी कार्य को सीखा है, अगर उसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम और बिना अभ्यास के ज्ञान विस्मृत हो जाता तो उसे अनुप्रयोग का नियम भी कहा है। फिर अगला दोस्तों पॉइंट हमारा प्रभाव का नियम। प्राय हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को दोहराते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस वीडियो को आपको देखने में अच्छा फील हो रहा होगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार वीडियो देखने से आप पास होंगे, पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे, तो ये आपके फायदेमंद वाली चीज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व आपको बताना है। तो चलिए इसके शैक्षिक महत्व देखते हैं हम लोग। अधिगम प्रक्रिया से सीखने के नियमों का विशेष महत्व है। सीखने की तत्परता, सतत अभ्यास, संतोषजनक परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वे कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उनमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। ऐसा न होने से प्रयत्न व परिश्रम व्यर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जो निम्नवत है। पहले दोस्तों, उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ एम्स। एम्स क्या, आपके उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट व जीवन उपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते और सीखते। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन। तो बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास में सरलता होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अभ्यास जागृत करना। शिक्षक को विषय अथवा पाठ बार बार दोहराकर अभ्यास करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं मतलब। फिर दोस्तों बात आती है चौथा पॉइंट आपका तत्परता जागृत करना। बच्चा अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार रहेंगे या होंगे। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिखाने से पहले तैयार कर ले, ठीक है ना, ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सकेंगे। अगला बिंदु दोस्तों स्वक्रिया पर बल। अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य को करके सीखना चाहिए। इससे उसकी नियुक्ति मजबूत एवं स्थायी होता है। इससे स्वनिर्भरता का विकास भी होता है। छठा बिंदु दोस्तों अनुभव स्थानांतरण। सीखने के नियम से यह स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करने का अवसर दें। इसके पश्चात वे छात्रों को अनुभव की नवीन समस्या या कार्य के सीखने में उपयोगिता बताएं। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रयोग से छात्र स्वतः ही अनुभव का प्रयोग करना सीख जाएंगे। फिर सातवां बिंदु दोस्तों प्रेरकों का प्रयोग, ठीक है ना। सीखने के नियमों में यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण एवं प्रेरकों का प्रयोग आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वह सीखने के प्रति उत्साह एवं रुचि प्रकट करते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच बीच में बच्चों को उत्साहित करते रहें। इससे वे प्रसन्न रहते हैं तथा शिक्षक को भी परिश्रम कम करना पड़ता है। इस प्रकार थॉर्नडाइक
का सीखने के नियम शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद रहे। सीखने के प्रति छात्रों को उत्साहित बनाना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने के सहायक नियम कौन कौन से इसको आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सीखने के सहायक या गौड़ नियम। तो थार्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गौड़ नियम है। मनोवृत्ति का नियम, दूसरा दोस्तों आपका था बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो एक एक करके दोस्तों चलिए सबको देखेंगे हम लोग। पहली बात करेंगे मनोवृत्ति का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, इसे ही सीखना कहते हैं। फिर दोस्तों कक्षा कक्ष परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा था आंशिक क्रिया का नियम। थार्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर चढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर दोस्तों हमारा आता है चौथा नियम क्या है कि अनुरूपता का नियम। देखिए जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों का स्मरण करता है और उसे तुलना करता है कि उसके अनुसार ठीक है क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष में स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। जी हाँ, पांचवा बिंदु दोस्तों संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतें एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 2019 में आया भी क्वेश्चन में आया है देखिए पेपर में कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को उल्लेख करिए। क्वेश्चन कैसे आया था पेपर में, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को आपको स्पष्ट करना था। तो अधिगम के मुख्य सिद्धांत निम्न हुआ। तो पहला दोस्तों आता है आपका थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। प्रयत्न या भूल, इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ई.एल. थार्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। फिर दोस्तों देखिए थार्नडाइक का प्रयोग देखेंगे। थार्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। अपने एक प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसने प्रतिक्रिया आरंभ की। ठीक है दोस्तों, बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुलता था। दोबारा फिर बंद करने पर उसे बाहर आने में पहले से कम समय में सफलता मिल गई। जी हाँ दोस्तों, मतलब पहली बार जो उसको समय लगा था दोबारा वो समझ गई कि यार यही तार है, हमें खींचना है। तीसरे और चौथे प्रयास में दोस्तों और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई और एक परिस्थिति ऐसी आ गई जब एक ही बार में उसने दरवाजा को खोलकर बाहर आने लगी। तो इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने भी कई प्रयोगों किए और यह सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम हो जाती हैं और वह सफल क्रिया करना सीख लेता है। तो दोस्तों ये सब काम अगर आप लोग मैथमेटिक्स में करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे क्योंकि मैथ में आप गलतियां ज़्यादा होती हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या आपका, पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आई पेवलोव ने किया। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया। ठीक है ना। पेवलोव का प्रयोग, पेवलोव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया गया। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजाने के कृत्रिम उद्दीपन को से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया या लार बाहर की। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन घंटी के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। फिर दोस्तों हमारा एक और बिंदु आता है, किसका आता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए बी.एफ. स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने दो प्रकार क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं उसे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। देखिए स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। इसमें लीवर वाला बॉक्स या स्किनर बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर दौड़ते ही खट की आवाज होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ा है और उसे प्याले में भोजन मिला। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता है। चूहा भूखा होने पर प्रोद्बोधित होता है और लीवर को पुनः दबाता है। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया में की शक्ति में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। स्किनर में मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा दोस्तों बिंदु, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूझ के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए कोपका, कोहलर, वर्दाइमर के इस सिद्धांत को दोस्तों गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी हम कहते हैं। कोहलर के अनुसार किस समस्या के आने पर, मतलब किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा अचानक उसका हल निकल आता है। तो दोस्तों चलिए इसके प्रयोग को देखते हैं। कोहलर महोदय ने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए चिंपैंजी और बंदर आदि का प्रयोग किया। दोस्तों सब चीज को याद रखिए कि कितने चूहा का किया, किसने कुत्ते का किया, कि किसने किसका किया। तो कोहलर ने किसका किया था दोस्तों, चिंपैंजी का। ठीक है ना। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी का प्रयोग किया। चिंपैंजी को उस पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े की छत में से केले लटका दिए गए। पिंजड़े के अंदर दो छड़ियां, एक छोटी व एक बड़ी, रख दी गई जो एक दूसरे से जोड़ी जा सकती थी। चिंपैंजी ने बारी बारी से छड़ियों द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया परंतु असफल रहा और निराश होकर बैठ गया। किंतु केले को प्राप्त करने की समस्या मन में बनी रही। फिर वो छड़ियों से खेलने लगा। अचानक छड़ियां एक दूसरे में घुस गई और जुड़ते ही दोस्तों सूझ उत्पन्न हो गई और दोनों छड़ियां जोड़कर उसने केले को गिराने में सफल हो गया। दूसरी बार वैसे ही समस्या आने पर एक ही बार में हल निकालने में वो सफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, बार बार जैसे समस्या रिपीट हुई तो वो समझ गया कि भाई छड़ी को जोड़ लो और केला मिल जाएगा। तो दोस्तों पांचवा सिद्धांत हमारा किसका रहा, पियाजे का सिद्धांत। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले बच्चा सरल प्रत्योग के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कठिनतम प्रत्योग को ग्रहण करने लगता है। हमारे लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और वह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। फिर दोस्तों पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया। चलिए देखते हैं। पहला अनुकूलन, फिर साम्य धारणा, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, स्कीम्स, स्कीमा और विकेंद्रण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 6 नंबर व्योगाटस्की का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है देखते हैं। इन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतरक्रिया पर अधिक बल दिया और कहा है कि समुदाय
का सीखने में बहुत महत्व है। सामाजिक सीखने की प्रक्रिया विकास के पहले ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। तो संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास का बहुत महत्व है। vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारणों, ठीक है, कारकों को मदद करते हैं। फिर दोस्तों अगला बिंदु आता है हमारा, सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। फिर दोस्तों सातवां बिंदु हमारा आता है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया। पहला यह कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा यह कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो ब्रूनर के अनुसार, ठीक है, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका सक्रियता विधि। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोकना, ठीक है, हाथ पैर हिलाना आदि। इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंधित स्थापित करता है संबंध। दूसरा दोस्तों दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा यह प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तीसरा दोस्तों आता है आपका सांकेतिक विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से दोस्तों व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों, सिंबल्स को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। उसके बाद दोस्तों आता अगला हमारा प्रश्न क्या है, ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषता बतानी है। तो चलिए दोस्तों ये विशेषता देखते हैं। पहला दोस्तों आता है ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभव तथा नए विषय वस्तु से समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। दूसरा दोस्तों बिंदु की विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सके। ठीक है ना। फिर तीसरा दोस्तों पॉइंट हमारा क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जाती है ऐसे अनुक्रम बारंबारता से प्रस्तुत किए जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। पांचवा दोस्तों पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता आपको लिखनी है। तो ब्रूनर के सिद्धांत की उपयोगिता क्या, आइए देखते हैं। पहला बिंदु दोस्तों, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु दोस्तों, इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। चौथा दोस्तों पॉइंट है, ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया, अतः शिक्षा का कोई विषय ठीक से समझाना चाहिए, इसके छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। पांचवा दोस्तों बिंदु है, इन्होंने वर्तमान अनुभवों का पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है, इससे छात्रों को के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। छठा पॉइंट दोस्तों, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन या प्लानिंग, क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन एवं मूल्यांकन, एवोल्यूशन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ब्रूनर का सिद्धांत वर्तमान कक्षा शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, समूह अधिगम विधि का परिचय आपको देना है। तो देखिए इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठाकर उनको चित्र अथवा अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। समूह अधिगम सीखने में बहुत सहायक है। इस विधि बहुत प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, यह विधि, इसमें बालकों का मानसिक विकास संभव है तथा बालक शीघ्रता पूर्वक सीखते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 2019 में देखिए आ चुका है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक थे। सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। ठीक है ना। थार्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। अब सिद्धांत का दोस्तों सार क्या है उसको देखते हैं। इस प्रकार के सीखने को हम सफल प्रक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना सीखता है तो उसमें आरंभ में त्रुटियां होती है, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर व्यक्ति उसे करना सीख जाता है। सीखना जो इस प्रकार संभव होता है, त्रुटि और प्रयास से सीखना कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार त्रुटि के अंतर्गत किसी नवीन कार्य को सीखने के लिए
अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें से अधिकांश गलत होते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा में उपयोगिता। इसके द्वारा सीखने से बालक आशावादी बनते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह स्थायी रहता है। मंद बुद्धि के बालक इसी सिद्धांत से सीखते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। पांचवा दोस्तों बिंदु क्या है, इसका सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। छठा बिंदु दोस्तों, इसके अनुसार सीखने में बालक परिश्रमी बनते हैं। उनका धैर्य की भावना उदय होती है, ठीक है ना, उनके धैर्य की भावना। सातवां पॉइंट दोस्तों, यह गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे विषयों के सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक कौन कौन से ये बताना है, या दोस्तों आयु एवं बुद्धि के साथ संबंध को समझाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका आता है वंशानुक्रम। तो दोस्तों देखिए सब आप लोग बढ़िया बनाकर लिख सकते हैं। तो कुछ देखिए दोस्तों, अंडरलाइन इसको पढ़ते हैं सीधे। हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। इसका एक ही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका वातावरण। तो ये सब आप बना कर लिख सकते हैं कि वातावरण में क्या होता है। फिर तीसरा बिंदु जाति, प्रजाति व देश। ठीक है, चौथा बिंदु दोस्तों आयु व बुद्धि, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इतना ज्यादा आपको नहीं लिखना है। शिक्षा और आर्थिक दशा, तो आप लोग हेडिंग डाल के कोशिश करिएगा कि 2-2 लाइन लिखना, अब इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, बाल विकास पर संचार माध्यमों का प्रभाव स्पष्ट करना है। देखिए दोस्तों अगर आपको इनको पढ़ना है, ये काम करके इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को रोक के इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो देखना ज्यादा जरूरी होता है कि बाल विकास के प्रभावी कारक, संचार माध्यम की उपयोगिता की चर्चा करना है, या कक्षा कक्ष में जन संचार माध्यमों की उपयोगिता क्या है ये बताना है। तो जन संचार के माध्यम, देखिए इसमें ऐसे माध्यम भी शामिल है जो जन संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र और विज्ञान आदि। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जन संचार की विशाल व्यवस्था है, जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। कक्षा कक्ष में जन संचार माध्यमों की उपयोगिता क्या है इसको देखते हैं दोस्तों। कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां पैदा करने के लिए शिक्षा तकनीकी जन संचार माध्यमों का प्रयोग एक प्रभावी साधन है। हमारे देश के विद्यालयों में कुछ नवीन विधियों जैसे फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत प्रयोग किया जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग कुछ ये देख लेते हैं कि रेडियो का क्या प्रभाव होता है, दूरदर्शन का प्रभाव क्या होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद कंप्यूटर का क्या प्रभाव, ये सब आप बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग इसी को वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों ये सब तो बना के लिख लेंगे ना, तो ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देखते हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ये बताना है। तो दोस्तों चलिए सीधे कारक को देखते हैं। पहला दोस्तों आता है आपका कि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। प्राय देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में स्वाभाविक रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्राय पढ़ने लिखने में कमजोर रहते हैं और वे देर से भी सीखते हैं। फिर बात आती है परिपक्वता। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति भी आपके दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु व परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होगी। फिर दोस्तों तीसरा बिंदु सीखने की इच्छा होता है, प्रेरणा हो गया, और विशेष सामग्री का स्वरूप, ये सब आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, आप मेन क्या है दोस्तों, आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे हेडिंग याद है कि सीखने की इच्छा होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, तो इसमें आप बनाकर कुछ लिख लेंगे। अगर आपको हेडिंग्स भी नहीं याद है तो दिक्कत होगी ना। तो अगला प्रश्न, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन थी ये बताना है। तो सीधे दोस्तों विधियों पर आते हैं। पहला होता है दोस्तों करके सीखना। तो दोस्तों इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब किसी कार्य को वो बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें वे असफल भी होते हैं तो वो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली इस विधि पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है कि आपकी जो आज की शिक्षा प्रणाली इस विधि पर आधारित है, बाल केंद्रित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सहसावस्था से ही शुरू हो जाती है। विद्यालय में बच्चे
शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ट महोदय के अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत से भी स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। तीसरा दोस्तों बिंदु क्या है, निरीक्षण करके सीखना। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते या प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उसके मन मस्तिष्क पर वायु ठीक दोस्तों पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए उसे वह पूर्व में ही देख ले तथा उसके बारे में योजना बना ले। इस विधि से सीखने में छात्रों की जिज्ञासा एवं उत्सुकता दोस्तों क्या होती है, बनी रहती है ना, थोड़ा बहुत लगता कुछ नया सीख रहे हैं। चौथा बिंदु दोस्तों परीक्षण करके सीखना। इसके अंतर्गत छात्र अपनी जरूरत के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि उसका अधिगम स्थायी रूप ले लेता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। ठीक है ना। पांचवा बिंदु दोस्तों सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस विषय में होल्सनिक का मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए इसके सिद्धांत को देखते हैं। पहला दोस्तों बात आती है आपकी सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इनके अनुसार मुख्य दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता। स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। जैसे यदि कोई बच्चा भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण करता है, विशिष्ट योग्यता का स्थान। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु हमारा क्या था, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में साचरणात्मक तत्वों की कितनी समानता है। दो कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी उतनी ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होंगे। जैसे दोस्तों आपका भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन में सहायक देता है परंतु कला एवं विज्ञान के अध्ययन में नहीं। फिर दोस्तों हमारा जो तीसरा बिंदु था वो क्या है कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस विकास का प्रभाव आगे सभी कार्यों पर पड़ता है। फिर दोस्तों चौथा बिंदु आता हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल देता है तो वही दूसरी परिस्थिति में उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे दोस्तों यदि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह उस अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का समाधान करने और सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए कर सकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है इसको देखते हैं। 2019 में आया हुआ प्रश्न ये कि क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि सीखने, सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट आपको करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं समुदाय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है आदर्श उदाहरण। समुदाय को बालक के समझ समाज सेवा तथा न्याय आदि के आदर्श एवं सहयोगपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वह सामाजिक दुनिया से व्यवस्थापन कर सके तथा उनकी प्रगति में यथाशक्ति योगदान दे सके। दूसरा दोस्तों हमारा पॉइंट क्या था, व्यापक दृष्टिकोण। समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभाव को केवल विशेष समुदाय अथवा जाति तक ही सीमित न रखे अपितु विशाल समुदाय अथवा विश्व तक पहुंचाए तथा जातिवाद, सांप्रदायिकता, पक्षपातों से ऊपर उठकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे कि समुदाय का लक्ष्य मानव जीवन की सच्ची सेवा करना है। फिर दोस्तों तीसरा बिंदु आता है आपका शैक्षिक वातावरण। इसको आप ऐसे याद करते चलेंगे। चौथा बिंदु सामुदायिक स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। पांचवा दोस्तों अन्य साधनों का सहयोग। जैसे दोस्तों क्या होगा, समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवार, स्कूल तथा राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ निकटतम संपर्क स्थापित करे। माता पिता, शिक्षकों तथा राज्यों के
अधिकारी वर्ग को समुदाय की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों इसको ऐसे आप याद करते हुए चलिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं आपके दोस्तों, देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन का मतलब होता है अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत बना कर लिख सकते हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या आपका कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। दोस्तों देखिए कारक आपके दो प्रकार के होते हैं, वस्तुगत या बाह्य दशाएं दोस्तों, जैसे आपका गति, तीव्रता, नवीनता, आकार, विषमता, स्वरूप, पुनरावृत्ति, रहस्य। फिर दोस्तों आत्मगत या आंतरिक दशाएं मतलब क्या होगा, मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकता, उद्देश्य, आदत, संवेग, रुचि, वंशानुक्रम और जिज्ञासा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या आ रहा है, अभिप्रेरणा की विधियां कौन कौन सी ये बताना है। तो अभिप्रेरणा की विधियां दोस्तों, पहली दोस्तों देखिए इसकी प्रमुख विधियां, पहली एक तो आती है आपकी आवश्यकता। तो आपकी आवश्यकता है क्या क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बालकों में ही नहीं वरन सभी वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह आवश्यकता से वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों रुचि या इंटरेस्ट, जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि होती है वे उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा पाठ्य सामग्री के पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण के लिए होनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि हो। तीसरा बिंदु दोस्तों आपके आदतें, बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जाए तो पाठ विकास में सहायक होता है। फिर दोस्तों आपका आता है अभिप्रेरणा के स्रोत। तो दोस्तों इसके आपके चार स्रोत हैं, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा कि सांख्यिकी के महत्व को आपको संक्षेप में लिखना है, क्या महत्व है 2019 का क्वेश्चन। आज के युग में सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रत्येक चरण में प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप तथा समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन करने में किया जाता है। दोस्तों देखिए बाकर का कथन है कि एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकी संस्कृति बन चुकी है। सांख्यिकी के कारण अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है और हो रही है। सांख्यिकी विषय मतलब विधियों की सहायता से मानव जीवन की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अनेक मतों और विवादों के बीच आंकड़े तथा तथ्य ही मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसलिए इसे मानव कल्याण व का अंकगणित कहते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सभी में सांख्यिकी विवेचन नितांत आवश्यक है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे देखिए सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता को प्रकट करने के लिए क्रक्सटन व काउडेन का यह कथन उल्लेखनीय है। आजकल प्रयास का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी विधियां कम से कम या कभी कभी उपयोग ना हो। अनातोल फ्रांस का भी कहना है कि यदि वे देश का गणना नहीं करते हैं तो विश्व की गणना नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने देश की गणना नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा विश्व की जनसंख्या कितनी है। फिर दोस्तों संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभ में सांख्यिकी का महत्व सीमित था, जबकि वर्तमान में विश्व के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी विषय में सांख्यिकी का हस्तक्षेप है और सांख्यिकी की अनुपस्थिति में हम अच्छे विषय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, माध्य से आप क्या समझते हैं अथवा मध्यमान का अर्थ आपको बताना है। देखिए संकलित किए हुए तथ्यों को सरलीकृत करने के लिए उनका वर्गीकरण तथा सारणीयन किया जाता है। इनको एक तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तथ्यों की तुलना की जाती है, इसके लिए सांख्यिकी में माध्य या एवरेज का प्रयोग किया जाता है। माध्य एक सरल अभिव्यक्ति है जिसमें एक जटिल समूह अथवा विशाल संस्थाओं के वास्तविक परिणाम केंद्रित होते हैं। इस प्रकार किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान है जहां से प्राप्तांकों का वितरण दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, मध्यमान कहलाता है। अब मध्यमान की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। मध्यमान की कुछ परिभाषा इस प्रकार है, पहला किंग होती है दोस्तों। मध्यमान वह मूल्य है जो, ठीक दोस्तों, संकमालक के सभी पदों का योग को उसके पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। फिर दोस्तों गैरट, मध्यमान की परिभाषा अलग अलग प्राप्तांकों का योग या अन्य मापकों का योग जिससे उसकी संख्या में भाग दिया गया हो से की जा सकती है, ठीक है ना, ऐसे होता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे मध्यमान का अर्थ, प्रयोग और आपको बताना। तो माध्यिका या मध्यांक। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्यांक, ठीक है। मध्यमान आपका लगता है ये आपका है आपका मध्यांक, ठीक है। मध्यमान और मध्यांक इसको ध्यान देना है। माध्यिका या मध्यांक एक ही होता है आपका मीडियन। तो दोस्तों बात करेंगे मध्यांक का अर्थ। मध्यांक का अर्थ उस बिंदु से है जो क्रम में व्यवस्थित अंक को दो भागों में विभाजित कर दे। यह वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% अंक तथा नीचे भी 50% अंक होते हैं। मध्यांक की परिभाषा तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले गैरट के अनुसार, जब व्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो माप का अंक मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार दोस्तों मध्यांक की परिभाषा मापन के उस पैमाने के उस बिंदु से की जाती है जिसके ऊपर ठीक आधे अंक तथा जिसके नीचे भी आधे ठीक अंक होते हैं। मध्यांक का दोस्तों प्रयोग क्या होता है, जब अंक वितरण असामान्य हो तब इसकी गणना करनी चाहिए।
जब अंक वितरण अपूर्ण हो तब इसकी गणना करनी चाहिए, जब बहुलांक की गणना करनी हो, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता हो, जब अंक वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु की गणना करनी हो। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, उनका मध्यमान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ठीक है, प्राप्तांक क्या क्या मिला, 20 नंबर, 23 नंबर, 27, 18, 17, 13, 14 ये। तो दोस्तों मध्यमान आपको ज्ञात करने के लिए होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सभी राशियों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें ये दोस्तों नहीं ध्यान देना कि आगे पीछे कैसे, खाली आप प्लस प्लस आप दोस्तों लगाते जाइए और सबको आपको जोड़ लेना है। ठीक है ना, प्लस प्लस करते करते जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखना सबको जोड़ रहे हैं और दोस्तों इसको गिन लीजिए कितनी बार आ रहा है, ए बी सी डी 3 बार ये हो गया, डी ई एफ जी एच 8 बार टोटल, नीचे 8 आ गया, जोड़ के दोस्तों भाग कर देंगे तो 20.5 यहाँ से आए। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अव्यवस्थित तथा व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना को उदाहरण से समझाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मध्यांक की गणना को। तो दोस्तों देखिए इन आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात करना 6, 8, 5 सबसे ये। देखिए मध्यांक की गणना इस प्रकार की जा सकती है, पहले अव्यवस्थित अंकों को व्यवस्थित करना होगा। एन को ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसमें एक जोड़ दीजिए, कुल योग को 2 से भाग करिए, भाग देने पर प्राप्त संख्या पद यह स्थान आपका मध्यांक कहलाएगा। ठीक है ना। ये तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको जो आपकी ये संख्या दी गई थी ना, ये वाली 6, 8, 5 ये सब, इसको हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का दोस्तों मतलब हमारा क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पहले 4 आया, 5 आया है, 6, 7, 8 बढ़ रहे हैं ना आगे हम लोग। और यहाँ देखिए आप लोग 6 के बाद 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो पहले इसको दोस्तों आरोही क्रम में लिखते हैं जब भी हमें माध्यिका निकालनी होती है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम में अगर ये विषम संख्या आ रही, टोटल संख्या गिनिए जरा, 3 पद हो गए, 3 3 6, 3 3 का 9। ठीक दोस्तों टोटल यहाँ 9 आए। अगर दोस्तों टोटल 10 संख्या होती तो आपका इसमें फार्मूला क्या लगता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अगर दोस्तों ये विषम संख्या है तो आपका विषम में फार्मूला लगेगा n+1/2। तो दोस्तों यहाँ जो लगाएगा ये विषम के लिए आया है, तो n+1 बटे आया 5वां आइटम, मतलब 5वां पद दोस्तों गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 8 आ रहा है ना। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, तो ये माध्यिका या मध्यांक कहलाएगा। तो एक और क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित आंकड़ों में मध्यांक की गणना आपको करनी है। तो दोस्तों कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, 70 से 71, 68 से 59, ये दोस्तों घटता हुआ क्रम है एक तरह से। ऐप का मान दोस्तों आपका दे रखा है 2 2 3 3 ये। फिर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, फिर यहाँ पर ऐप का मान ये। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए आपका एन का मान दे रखा है, अब हल देखते हैं दोस्तों कैसे किया गया। जब अंकों को आवृत्ति वितरण में परिवर्तित कर लिया जाता है तो परिभाषा के अनुसार मध्यांक वितरण 50% बिंदु होता है, अतः मध्यांक को ज्ञात करने के लिए हम अंकों का 50% n/2 नीचे से गिनते हैं। जब हम गिनते रहते हैं तब तक 50% तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक दोस्तों, कब तक हम गिनेंगे, जब तक हम 50% पर नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मीडियन का फार्मूला होता है i प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं i का मान दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर i एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। ठीक है दोस्तों, तो लोअर लिमिट मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आएगा 59.5। और दोस्तों n/2 को में क्या रखेंगे, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1/2 रख दिया जाएगा n/2। टोटल मतलब आपका यहाँ देखिए n का मान कितना था, 40 था। तो 40 में दोस्तों 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए 20 आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ना। तो एफ का मान दोस्तों ऊपर 15, नीचे होगा 7। कैसे दोस्तों आया, तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, तभी आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। एफ का मतलब टोटल, एफ का मतलब सम ऑफ द स्कोर्स ऑल इंटरवल्स बिलो 1। ठीक दोस्तों, फिर एफ का स्मॉल एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स, और आई का मतलब है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो दोस्तों इसको आप सिंपल से ऐसे देख लीजिए। अगर इसकी हमने पूरी वीडियो आपके दोस्तों आपके लिए मैथ हमने बना रखी, तो आप हमारी पूरी मैथ की वीडियोस देखिए। इस वीडियो को बाद अगर ये सब समझना है तो हमारी मैथ की वीडियो तो आपने देखी रखी होगी, नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तो ज्यादा अच्छे से आपको मैथ समझ में आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या है, भूयिष्ठ या बहुलक का अर्थ आपको अर्थ और परिभाषा लिखनी है। तो दोस्तों बहुलक की गणना को उदाहरण से समझाना भी है। तो क्या होता है भूयिष्ठक, ठीक है ना, तो या मोड कहते हैं अंग्रेजी में। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले बाउले के अनुसार किसी सांख्यिकीय समूह में वर्गीकरण मात्रा का वह मूल्य, मजदूरी, ऊंचाई या किसी मापन की मात्रा जहां पर पंजीकृत शाखाएं सबसे अधिक हो, भूयिष्ठक या सबसे अधिक घनत्व वाला स्थान या सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब केनी के अनुसार दोस्तों किसी भी वितरण में चल का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, ठीक है दोस्तों, वो आपका भूयिष्ठक कहलाता है। तो भूयिष्ठक या बहुलक की उपयोगिता क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। देखिए भूयिष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जब वितरण अपूर्ण हो, जब निष्कर्ष सबसे अधिक बाद वाले अंक पर आधारित करने हो,
या दोस्तों जब अत्यंत शीघ्रता से निरीक्षण मात्र से ही केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना हो। तो दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। भूइष्ठक या बहुलक की गणना, नीचे लिखे आंकड़ों की भूइष्ठक की गणना करिए या बहुलक बताना है। ठीक दोस्तों, आप बताना है क्या होगा। तो दोस्तों मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। इसको दोस्तों ध्यान में रखना है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आंकड़ों का भूइष्ठक या आपका बहुलक निकालना है। तो दोस्तों ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो हम आपको अगले मतलब मैथ की वीडियो में हमने आपको पूरा बता रखा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मोड का फार्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो बस ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आने नीचे अगर आते हैं पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको एक काम करना है, हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1, जी हाँ दोस्तों पार्ट 1 देखना है आपको, और पार्ट 2 भी देखना है। तो पार्ट 3 दोस्तों आपने देख लिया, क्योंकि पार्ट 1 में आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे दोस्तों पार्ट 1 में आपके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पार्ट 3 आपने दोस्तों लघु उत्तरीय की देख लिए। तो जब ये तीनों वीडियो देख लें तो दोस्तों आप इस पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।